हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है नवीन स्वायत्त राज्य। हमारा जो चैप्टर है नवीन स्वायत्त राज्य और उस राज्यों को ब्रिटिश कैसे विजय किया, यह चैप्टर है ब्रिटिश विजय। अब आज हम लोग उस कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे बंगाल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बंगाल पढ़ेंगे। बंगाल जो था एक धनी सूबा था, मुगल साम्राज्य का एक धनी सूबा था। इसलिए अंग्रेजों की जो सबसे पहली नज़र गई वो बंगाल पर ही गया। कहा जाता है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना भाग्य मद्रास में खोजा, अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव ने अपना भाग्य बंगाल में खोजा। यही कारण था कि क्लाइव भारत का ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन गया और डुप्ले को भारत से वापस जाना पड़ा। समझिए बंगाल का कितना इम्पोर्टेंस है। 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में सबसे पहला फैक्ट्री जो खोला गया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वह बालासोर में खोला गया और हरिहरपुर में खोला गया। पहला जो फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने खोला पूर्वी भारत में, बालासोर उड़ीसा में है और हरिहरपुर भी। उसके बाद उस समय बंगाल का गवर्नर था, मुगल गवर्नर था शाह सूजा। शाह सूजा जो है रिश्ते में औरंगजेब का भाई लगता था, शाहजहां का बेटा था, मुगल सम्राट शाहजहां का बेटा था। इसने 1651 ईस्वी में 51 एडी में अंग्रेजों को जो है हुगली में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। हुगली का अर्थ हुआ बंगाल में फैक्ट्री खोलने का अनुमति दिया। फिर आप लोगों को मैंने बताया भी था कि एक मुगल शहजादी बीमार पड़ गई थी, तो डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया था। तो शाह सूजा ने 3000 रुपया लेकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है चुंगी मुक्त व्यापार करने का, करमुक्त व्यापार करने का अनुमति दे दिया था। यह मैंने आपको बताया भी था पहले जब यूरोपीय ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़ा रहा था तो उस समय। तो पहली फैक्ट्री बंगाल में अगर कोई थी तो वह हुगली थी जो 1651 में था। फिर मैंने आपको बताया था कि 1696 ईस्वी में जो है अजीम उस्सान, जो औरंगजेब का पोता था अजीम उस्सान, ये उस समय बंगाल का गवर्नर था और 1200 रुपया लेकर वार्षिक लेकर जो है कोलिकाता, गोविंदपुरी और सूतानाती, ये 3 जगह गांव थे और तीनों का जमींदारी अंग्रेजों को दे दिया था। जॉर्ज चार्नॉक को दिया था और यही जॉर्ज चार्नॉक ने यहाँ पर 1700 एडी में कलकत्ता शहर बसाया और फोर्ट विलियम किला बनाया और चार्ल्स आयर इस किला के पहला प्रेसिडेंट थे। ये सब मैंने बताया था। इसी समय 1700 एडी में ही पहले यह जो था मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया गया मद्रास प्रेसिडेंसी से। इसी 1700 एडी में किया गया था जब फोर्ट विलियम का किला बना था तब। ये सब बात मैं बता चुका हूँ पहले भी, आज फिर रिपीटेशन भी है। और 1717 एडी में जो है एक फर्रुखसियर राजा थे, मुगल बादशाह थे, तो उन्होंने अंग्रेजों को जो है वही जो एक तरह से कह सकते हैं कि 1651 का जो व्यापार के संबंधी शुल्क व्यापार संबंधी जो सुविधा थी अंग्रेजों को, वो फिर जो है फर्रुखसियर ने उसको एक तरह से कंटिन्यू कहिए या दे दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का 3000 रुपया में शुल्क मुक्त व्यापार करने का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दे दिया। ये सब चर्चा पहले भी हो चुका है, लेकिन इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कहानी यह है कि बंगाल में एक थे मुर्शीद कुली खां। कौन थे? मुर्शीद कुली खां। ये मुर्शीद कुली खां जो थे, औरंगजेब ने इन्हें 1700 एडी में, मुगल बादशाह औरंगजेब ने इन्हें 1700 एडी में दीवान बनाया बंगाल का। 1700 एडी में मुगल बंगाल का दीवान बनाया मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मुगल राजा द्वारा, मुगल शासक द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कोई था तो वह मुर्शीद कुली खान ही था। 1700 AD में इसको बनाया था। इसने जो है 1717 AD में इसको फर्रुख सियर जो था मुगल बादशाह, उसने बंगाल और उड़ीसा का सूबेदारी दे दिया। ठीक, 1717 AD में बंगाल और उड़ीसा का सूबेदारी दे दिया। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया, ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। और इसकी राजधानी एक्चुअली मकसूदाबाद थी, मकसूदाबाद थी। और लेकिन शहर जो है मुर्शिदाबाद बसाया, लेकिन राजधानी मकसूदाबाद थी। लेकिन पूछा जाए कि राजधानी कहाँ थी तो ढाका से मुर्शिदाबाद ही पूछा जाता है, मकसूदाबाद नहीं पूछा जाता है। एक्चुअली जो मुगल औरंगजेब का जो पोता था अजीम उस शान, इसी से थोड़ा डिस्टर्ब होने के कारण जो है राजधानी ये ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। इसने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए। काम में यह कि इसने जो है इजारेदारी प्रथा भू राजस्व मिलाया। इजारेदारी का अर्थ हुआ कि जो सबसे ज़्यादा लगान देगा भू राजस्व का पावर उसी को दे दिया जाएगा। इजारेदारी इसने लाया था। इसके समय में 3 विद्रोह हुए थे। रामनारायण, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। और दूसरा विद्रोह हुआ था सुजात खां, और लास्ट में विद्रोह हुआ था वो था नजात खां। इसके समय में 3 विद्रोह हुए थे। तीनों विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया था। एक था पहला विद्रोह रामनारायण का विद्रोह, उसके बाद उदय नारायण का विद्रोह, गुलाम मोहम्मद का विद्रोह, और सुजात खां का सेकेंड विद्रोह हुआ था, और थर्ड लास्ट हुआ था नजात खां का विद्रोह। 3 विद्रोह इसके समय में इंपॉर्टेंट हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सत्रह 1727 AD में इसकी मृत्यु हो जाती है। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद बनते हैं सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का समय है 1727 से लेकर 1739 तक। और इसको जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो इसको जो है बिहार का सूबेदारी दे देता है। बंगाल और उड़ीसा का सूबेदारी तो मिला ही हुआ था पहले से। मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसको बिहार का भी सूबेदारी दे देता है। बिहार का सूबेदार ये बनाता है अलीवर्दी खां को। सुजाउद्दीन के बाद बनते हैं नवाब सरफराज खान। यह एक ही साल के लिए बनते हैं, 1739 से लेकर 1740 तक। गिरिया के युद्ध में बिहार के जो सूबेदार है अलीवर्दी खान, इसको पराजित करके मार डालता है, और अलीवर्दी खान खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खान का जो समय है वो 1740 से लेकर 1756 तक। अलीवर्दी खान शासक बनने के पहले बिहार का सूबेदार था, और यह पहला बंगाल का नवाब था जो मुगलों को नजराना देना बंद कर दिया था। इससे पहले जो भी बंगाल के नवाब थे मुगलों को नजराना देते थे, लेकिन अलीवर्दी खान ने मुगलों को नजराना देना बंद कर दिया। कहने का अर्थ है कि बंगाल का अगर स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खान था, तो वास्तविक संस्थापक कहीं ना कहीं अलीवर्दी खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। अलीवर्दी खान मराठों से 8 साल तक लड़ा था, मराठों से 8 साल तक लड़ा था, और अंतिम में जो मराठा सरदार थे रघुजी भोसले को इसको चौथ देना पड़ा था, और उड़ीसा का क्षेत्र भी जो है मराठों को देना पड़ा था। अलीवर्दी खान कहा करता था
यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से के छत्ता से करता था। कहता था कि अगर तुम इसको अच्छा ढंग से रखोगे तो तुमको शहद देगी, अगर छेड़ोगे तो काट डालेगी। यही बात वो कहता था। और अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हो गई। अलीवर्दी खान को अपना कोई बेटा नहीं था, बेटी थी। तो अपना एक बेटी के जो पुत्र थे सिराजुद्दौला, उसको जो है अपना इसने उत्तराधिकारी बनाया। अलीवर्दी खान ने उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया 1756 ईस्वी में। लेकिन सिराजुद्दौला का बहुत आदमी विरोधी था। इसका पहला विरोधी इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, जो ढाका की थी, ढाका की नवाब की वाइफ थी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट था इसका शौकत जंग, जो पूर्णिया का सूबेदार था, जो इसका मौसेरा भाई था। शौकत जंग को इसने किया सिराज ने मनिहारी के युद्ध में पराजित करके मार डाला और ढाका और घसीटी बेगम को गिरफ्तार करके कैद कर लिया। यह काम सिराजुद्दौला ने किया। सिराजुद्दौला जब राजा बना तो इसका अंग्रेजों से संबंध खराब हो गया। यह थोड़ा सा हठी स्वभाव का था, गुस्सा इसको जल्दी आता था। ये इसके कारण जो है इसका संबंध अंग्रेजों से बहुत जल्दी बिगड़ गया। पहला कारण था बिगड़ने का कि इसका कहना था कि गवर्नर जो था रोजर ड्रेक बंगाल का, उसने जब ये नवाब बना तो इसको बधाई देने के लिए नहीं आया। पहला कारण क्या कारण था? सिराजुद्दौला का कहना था कि जब हम हमारा नवाब पोशी हो रहा था तो बंगाल के गवर्नर को चाहिए था कि हमारा आके रोजर ड्रेक को चाहिए कि हमको सम्मान करे, अभिवादन करे, लेकिन वो आया नहीं मेरे दरबार में। दूसरा कारण ये था दस्तक का दुरुपयोग। जो 1717 में फरमान दिया गया था अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने का, इसका फायदा क्या होता था? दुरुपयोग करते थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। वो क्या करते थे कि उस पर हस्ताक्षर करके भारतीय व्यापारियों का भी सामान जो है शुल्क मुक्त करवा लेते थे। और इससे क्या होता था? बंगाल के नवाब को काफ़ी राजस्व का लॉस हो रहा था। ये दूसरा कारण था दस्तक का दुरुपयोग। तीसरा कारण ये था कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ गए, तो इसका प्रभाव बंगाल में भी पड़ा। उस समय बंगाल में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्री था फ्रांस और इंग्लैंड का। फ्रांस का फैक्ट्री का नाम था चंदर नगर और इंग्लैंड का था कासिम बाजार और कलकत्ता। ये दो फैक्ट्री था। सिराज का कहना था कि किलाबंदी नहीं करो, न फ्रांस किलाबंदी करेगा और न इंग्लैंड किलाबंदी करेगा। फ्रांस ने इनकी बात को मान लिया और चंदन नगर का किलाबंदी नहीं किया। लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं माने और जब ये नहीं मान रहे थे तो सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है, हम कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे। जब ये कासिम बाजार की फैक्ट्री पर निरीक्षण किए, 4 जून को ये पहुंचे थे। 4 जून 1756 को पहुंचे और कासिम बाजार की फैक्ट्री पर हमला किया और फिर 15 जून को ये कलकत्ता में हमला कर दिए। 15 जून 1756 को कलकत्ता पर हमला कर दिए, क्योंकि अंग्रेज इनकी बात को नहीं मान रहे थे। किलाबंदी का काम ये कंटिन्यू किए हुए थे। इसी समय एक इंपॉर्टेंट घटना हो गया 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को घटना हुआ, वह काल कोठरी की घटना कहलाती है। काल कोठरी की घटना कहलाती है। एक चीज याद रखिएगा, जब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर हमला किया था तो गवर्नर था रोजर ड्रेक। वो जो है कुछ लोगों को लेकर भाग गया था फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है, उसी में जाके शरण ले लिया था। और इधर जो है 20 जून 1756 को एक काल कोठरी की घटना हो गई। एक हॉलवेल हैं, सर्जन थे, डॉक्टर थे। इन्होंने कहा कि सिराज ने 18 गुना 14 फीट के मकान में 14 गुना 14 10 के मकान में 18 गुना 14 10 के मकान में 14 फीट और 10 सेंटीमीटर के मकान में जो है 146 व्यक्ति अंग्रेजों को कैद कर दिया और उसमें कल होके 23 व्यक्ति ही जीवित बचे, बाकी 123 व्यक्ति मर गए। इस घटना की सूचना हॉलवेल देता है। लेकिन आश्चर्य है कि 146 व्यक्ति को 18 गुना 14 फीट के मकान में कैसे रखा जाएगा? ये बड़ा गलत, मतलब कहा नहीं जा सकता है। और इसका विवरण, एकमात्र विवरण हॉलवेल ही देता है। JZ हॉलवेल इनका पूरा नाम है, JZ
हॉलवेल। इस और कोई भी इसका विवरण नहीं देता है। उस समय के तत्कालीन जो पुस्तक है सियारुल मुस्खरईन, उसके लेखक है गुलाम हुसैन, वो भी इस बात की वर्णन नहीं करते हैं। तो कहने का अर्थ कहीं से हमें इस बात का सूचना नहीं मिलता। उस समय कलकत्ता का प्रभारी था, मद्रास का प्रभारी था आपको क्लाइव को जब ये सूचना मिलता है तो वह मद्रास से आता है बंगाल, और बंगाल में आकर वह जो है सबसे पहले कलकत्ता का प्रभारी है मानिकचंद, उसको अपने पक्ष में मिलाता है। मानिकचंद को अपने पक्ष में मिलाता है। अंग्रेजों से बहुत आदमी इस समय दोस्ती करना चाहते हैं। सिराजुद्दौला का जो मीर बख्शी था, मुख्य सेनापति था, जिसका नाम था मीर जाफर, वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों से मिला हुआ था, क्लाइव से मिला हुआ था। सबसे पहले क्लाइव जब कलकत्ता आता है तो मानिकचंद जो कलकत्ता का प्रभारी है उसको अपनी तरफ मिला लेता है, और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को किलाबंदी का अधिकार मिल जाता है और सिक्का जो है ढालने का भी अधिकार मिल जाता है 9 फरवरी 1757 को। लेकिन क्लाइव की इच्छा यही किलाबंदी तक ही नहीं था। वो चाहता था कि बंगाल की गद्दी पर कोई उसका कठपुतली नवाब बैठे, और मीर जाफर जो सिराज का मुख्य सेनापति था वह उससे मिला, वह जो है इसी अवसर की ताक में बैठा हुआ था। खादिम खान भी जो है एक इम्पोर्टेंट, इसके अंडर में भी नवाब की बहुत बड़ी सेना थी, वो भी जो है क्लाइव से मिला हुआ था। जगत सेठ, ये एक बहुत बड़ा बैंकर था, ये भी जो है मिला हुआ था क्लाइव से। अमीन चंद, ये जो है बहुत बड़ा सेठ था। ये सभी लोग ना कहीं क्लाइव से मिले हुए थे। और क्लाइव जो है इसी अवसर की तलाश कर ही रहा था, और 23 जून 1757 को प्लासी का लड़ाई हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी है कहाँ, तो बंगाल का मुर्शिदाबाद है, वहीं पर है, मुर्शिदाबाद के पास में ही है प्लासी। और ये जो है गंगा वहाँ नहीं कहा जाता है, इसको भागीरथी नदी के किनारे कहा जाता है। 23 जून 1757 को हुआ था। और एक तरफ सिराज की सेना थी और एक तरफ जो थी क्लाइव की सेना थी। सिराज की सेना के जो मुख्य व्यक्ति थे, जैसे मीर जाफर थे, खादिम खान थे, ये सभी अंग्रेजों से मिल चुके थे। जगत सेठ थे, अमीन चंद थे, ये सब जो है राय दुर्लभ थे, सभी लोग मिले हुए थे। लेकिन सिराज की तरफ से 2 व्यक्ति ने काफ़ी इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ा। एक था मीर मदान और एक थे मोहनलाल। मीर मदान को ही सिराज ने अपना सेनापति नियुक्त किया था, मुख्य सेनापति नियुक्त किया था। मीर जाफर को हटा दिया था क्योंकि वो गद्दारी कर रहा था, और मोहनलाल को। और दोनों जो है काफ़ी देर वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन अंतिम में ये दोनों मारे गए। इस समय सिराज की सेना को साथ फ्रांसीसी भी दे रहे थे, तोप का समर्थन दे रहे थे। लेकिन ये युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। सिराज को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा, और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद जैसे ही गया तो मीर जाफर का जो बेटा था मीर मीरान, उसने इसकी हत्या कर दी। एक मीर मीरान जो है मोहम्मद बेग को कहा कि तुम इसको सिराज को मार दो, तो सिराज को इसने मार दिया। यही है प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई जो था एक सैन्य झड़प था, ये युद्ध नहीं था, सैन्य झड़प था। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सैन्य झड़प था और विश्वासघात था, क्योंकि सिराज के जितने भी विश्वस्त आदमी थे वो सब कहीं ना कहीं मिले हुए थे। इसका एक इम्पॉर्टेंट सिराज का व्यक्ति था राजवल्लभ, जो सिराजुद्दौला का बहुत अपना आदमी था। उसका बेटा था कृष्णदास। ये भी जो क्या किया था, नवाब का धन लेके भाग गया था क्लाइव के पास, और क्लाइव सिराज कह रहा था कि धन वापस करो, और क्लाइव जो है इसको संरक्षण दिए हुआ था। तो कहने का कि सिराज की जो भी अपने लोग थे
मीर मदान और मोहनलाल को छोड़ के बाकी सारे लोग जो हैं अंग्रेज़ों से मिल चुके थे। यही कारण था कि, लेकिन प्लासी का युद्ध का जो आप कह सकते हैं कि इसका राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव पड़ा। सैन्य प्रभाव तो नहीं पड़ा क्योंकि ये सैन्य लड़ाई ही नहीं थी, एक सैन्य झड़प था। इसमें नवाब की तरफ से अंग्रेजी कंपनी के क्लाइव की सेना में 29 लोग मारे गए और 500 जो है सिराज की सेना के लोग मारे गए। तो समझिए कि ये युद्ध में कितना लॉस हुआ है। अब जो है राजनीतिक परिणाम यह है कि अब पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह एक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। अब यह राजनीतिक इकाई बन गई, राजनीतिक जो है नियंत्रण कंपनी बन गई, पहला चीज़। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आर्थिक परिणाम में देखा जाए तो बंगाल से काफ़ी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व मिला। और अब वो क्या करते थे कि पहले इंग्लैंड से सोना मंगाते थे और फिर यहाँ की वस्तु को क्रय करके बेचते थे यूरोप के बाजार में। अब हो गया कि नहीं, अब यहीं का धन से यहीं के सामान खरीदते थे और फिर जो है यूरोप के बाजार में बेचते थे। तो इससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना ही समझिए कि प्लासी की लड़ाई एक सैन्य झड़प था, विश्वासघात था और इसके राजनीतिक और आर्थिक परिणाम काफ़ी दीर्घकालिक पड़े। लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध का सेनानायक था। विलियम पीट कहते हैं लॉर्ड क्लाइव की प्रशंसा करते हुए, विलियम पीट कहते हैं लॉर्ड क्लाइव की प्रशंसा करते हुए कि यह स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेनानायक है। बात को समझिएगा, विलियम पीट कहते हैं क्लाइव के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, कि वह स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक था। ठीक, बहुत लोगों का, इतिहासकार का मानना है कि वह सैनिक के रूप में जननेता था। ये सब इसके बारे में कहा जाता है। क्लाइव को कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। दूसरी बात यह है कि प्लासी की लड़ाई का पहला, आप कह सकते हैं कि भारत में पहला निर्णायक लड़ाई था जिससे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। इसको पहला निर्णायक कह सकते हैं कि वास्तविक निर्णायक बक्सर का युद्ध होगा जो आगे है, लेकिन पहला निर्णायक प्लासी का युद्ध ही था। अब जो है मीर जाफर और क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर बनता है। क्लाइव जो है बंगाल का 2 बार गवर्नर रहा, 1757 से लेकर 1760 तक। फिर 1760 में क्लाइव को वापस बुला लिया गया और बेंसीटाट जो है गवर्नर बन गया था बंगाल का। फिर जो है 1765 में क्लाइव जो है दोबारा आया था, फिर 1767 तक वो बंगाल का गवर्नर रहा था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनता है, लेकिन ये क्लाइव का गीदर, मीर जाफर को क्लाइव का गीदर कहा जाता है। कहा जाता है कि इसने 50 लाख रुपया क्लाइव को दिया था। 24 लाख रुपया 24 परगना जिला का जमींदारी भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इस समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे, इसने जो है क्लाइव को उमरा का उपाधि दिया था। लेकिन जो है जब तक क्लाइव था तब तक तो स्थिति ठीक थी, लेकिन क्लाइव के जाते ही जो है जो नया गवर्नर बनकर आया बेंसीटाट, वो जो है मीर जाफर पर आरोप लगाता है कि आप जो है शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह हैं, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह है और डच के साथ आप मिले हुए हैं, इसलिए आपको जो है हम लोग सत्ता से हटाते हैं। और फिर मीर जाफर का जो दामाद है मीर कासिम, उसको जो है सत्ता में लाता है 1760 ईस्वी में। मतलब मीर जाफर की सत्ता समाप्त हो जाती है और 1760 में मीर कासिम जो है अगला बंगाल का नवाब बनता है। बेंसीटाट इसे एक रक्तहीन क्रांति कहता है, लेकिन इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें राजनीतिक कोई सोच या सिद्धांत नहीं था। पहली बात, इसमें कोई राजनीतिक सोच या सिद्धांत नहीं था। इसमें एक ही चीज़ था कि भय का सिद्धांत लागू किया गया था। भय का सिद्धांत था, कोई राजनीतिक सिद्धांत या परिवर्तन का यहाँ पर कोई दूरदृष्टि नहीं थी। यही है आपका जो है बंगाल का 1760 तक का इतिहास। नेक्स्ट वीडियो में 1760 के बाद बंगाल में अंग्रेजी जो भी राजनीतिक चाल चलते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।